ईरान, तुर्की, सऊदी अरेबिया के दरमियान एक दिफ़ाई मुआहदा हुआ है जो कि अब हर जगह पे उसकी बात हो रही है, हर जगह पे उसका चर्चा है, बहुत से सवालात हैं उसके बारे में, बहुत सी बातें भी हो रही हैं। तो सवालात जो हैं वो उनके जवाबात मुख्तलिफ़ जगहों पे आपको मुख्तलिफ़ मिलेंगे। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ मिलेंगी, कुछ आपको खौफ़ज़दा करने वाली बातें मिलेंगी, कुछ इंटिमिडेट करने वाली बातें मिलेंगी और कुछ जो हैं वो आपको ओवर ऑप्टिमिज़्म भी कहीं न कहीं दिखाई देगी। लेकिन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस आपको अभी तक उसके ऊपर मार्केट में नज़र नहीं आ रहा होगा। अब जो उसके ऊपर सवालात हो रहे हैं, उनमें से एक सवाल ये है कि आया सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्की ने अगर एक दिफ़ाई अरेंजमेंट कर लिया है आपस में, अगर एक पे अटैक जो है वो बाकी 2 पे अटैक तस्वर किया जाएगा, या ये आपस में एक दिफ़ाई ताउन करके बैठ गए हैं, तो ये किसके अगेंस्ट है? और अगर ये किसी के अगेंस्ट है, तो फिर ईरान की क्या पोजीशन है? और अगर ये ईरान के अगेंस्ट नहीं है, तो फिर क्या ईरान इसका हिस्सा बन सकता है? अगर ईरान इसका हिस्सा बन सकता है, तो इसकी शक्ल और सूरत क्या होने वाली है? फिर क्या मुस्तकबिल में यूएई भी इसका हिस्सा बन सकता है? और उससे भी बढ़ के ये कि ये जो तीनों ममालिक हैं, ये इस रीजन के अंदर जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट का प्लान बना रहे हैं, वो सिक्योरिटी को मैनेज किस तरह से करेंगे? क्योंकि अगर आप जोग्राफिया के हिसाब से देखें तो पूरा एक लैंड मैस है जिसको हम यूरो एशिया कहते हैं। तुर्की जो है वो आधा यूरोप में है, आधा एशिया में है। सऊदी अरेबिया को अगर आप देख लें, फिर ये डिफरेंट रीजन है। और ये डिफरेंट रीजन जिसमें से तुर्की नेटो का ऑलरेडी मेंबर है। सऊदी अरेबिया के वेस्ट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। नेटो की कहें या अमेरिका की कहें, उनकी बेसिस हैं सऊदी अरेबिया के अंदर। हमारे अपने बड़े अच्छे स्ट्रेटेजिक रिलेशन हैं। तो दूसरा जो बहुत बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन हो रहा है कि क्या ये तीनों मिलकर यहाँ पर जो हेजमॉन कहीं मुस्तकबिल करीब में यहाँ से चला जाएगा, उसको रिप्लेस करने का आर्किटेक्ट तो नहीं है। और तीसरा जो है उसकी फंक्शनैलिटी पे सवाल ये है कि एक नेटो मेंबर जो है, अगर ये ग्लोबल साउथ और नॉर्थ की जंग है या कॉन्फ्लिक्ट है या प्रॉब्लम्स हैं, अब जो भी उसको सॉफ्टर या आप उसको हार्शर जो भी टर्म देना चाहें, तो फिर ये एक नेटो मेंबर जो है वो नेटो के अगेंस्ट जो है वो लड़ाई कैसे करेगा? तुर्की अगर आर्टिकल 5 की बात की जाए तो अमेरिका हमला कर देता है इस रीजन में, तो फिर तुर्की जो है उसकी पोजीशन इस पे क्या होगी? तो इसमें बहुत सी एम्बिग्विटीज़ हैं और बिल्कुल राइटफुली हैं। उसकी वजह ये है कि इसका जो टेक्स्ट है वो पब्लिक नहीं किया गया है, इसकी कोई क्लॉज हमारे सामने नहीं है। और अगर कोई ये कह भी रहा है तो यकीनन वो गलत बयानी कर रहा है कि ऑफिशियली इस मुआहदे का टेक्स्ट जो है वो मंजर आम पे नहीं आया है। चंद पॉइंट्स जो हैं वो ज़रूर प्रेशर की शक्ल में जो है वो हम तक पहुँचे हैं, जिनमें से कुछ बातों को कैटेगोरिकली एड्रेस कर दिया गया है। जिनमें से पहली बात ये है कि ये मुस्लिम नेटो नहीं है, इसको मुस्लिम नेटो मत कहा जाए। अब एक तो ये कि ये मुस्लिम नेटो 2 पॉइंट्स से नहीं है, इसमें ऑलरेडी एक नेटो मेंबर है। और दूसरा ये कि अगर ये कोई इत्तेहाद है ही, तो फिर इसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहने की क्या ज़रूरत है? ये अपना कोई नाम भी रख सकते हैं, जो उन्होंने रख भी लिया है। मक्का सिक्योरिटी या डिफेंस पैक्ट जो है उसको उसका नाम भी है। तो प्रॉपर नाम देने में तो कोई ऐसा नहीं है, आपको उधार कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मुस्लिम नेटो नहीं है। दूसरा ये कि ये ऑफेंसिव नहीं है, ये तीनों मिलकर किसी पे चढ़ाई करने की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ये जंग नहीं करना चाहते हैं, ये डिफेंस के लिए है। और चौथी बात ये है कि इसके बैकस्टॉप पे कोई न्यूक्लियर अरेंजमेंट नहीं है। और इसके अलावा इसके अंदर ये भी कहा गया है कि ये जनाब बात को डायलॉग से, निगोसिएशन से और कंसल्टेशन से हल करेंगे। उसमें ये भी बताया गया है, उसी जो चीज़ें प्रेस रिलीज़ की शक्ल में बाहर आ रही हैं कि ये यूनाइटेड नेशन के चार्टर को भी साथ लेके चलेंगे। तो फिर इसको समझने के लिए या तो हम इसी तरह मीडिया स्फेयर में टामक टोइयाँ मारते रहेंगे और यही बहस करते रहेंगे कि क्या ये तीनों मिलकर किसी एक मुल्क पे हमला करने लगे हैं, क्या ये मुस्लिम नेटो है, अगर मुस्लिम नेटो है तो कैसे है, और
अगर कल को किसी एक पे अटैक होता है तो दूसरे का क्या रवैया होगा, दूसरे का एक्शन क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो मैं इसको समझने के लिए और आपको इसके लिए आसान बनाने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो मैं उस सिलसिले में मुझे खुद भी इसी तरह ये समझ में आया। देखें, इस रीजन में इस वक्त जो भी हो रहा है उसको अगर हम ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ की डिवीज़न से हटकर देखेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। ग्लोबल नॉर्थ के अंदर यूरोपियन ममालिक, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इससे कम इससे ज़्यादा को आपको ग्लोबल नॉर्थ समझने की ज़रूरत नहीं है। ग्लोबल नॉर्थ में आप जोग्राफिया की बुनियाद पे ग्लोबल नॉर्थ की तरफ मत जाइएगा। ग्लोबल नॉर्थ भी अब एक आइडियोलॉजी का ही नाम है। अब ये है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ में हम सारे, जिनको कभी हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहा जाता था, कभी मिडिल पावर्स कहा जाता था, हर ज़माने में हमारे डिफरेंट नाम हैं। तो इसके अंदर आप समझ लें जनाब, पूरा अफ्रीका, पूरा एशिया, पूरा मिडल ईस्ट जो है, और साथ में ओशनिया भी आप ऐड कर लें, आप इसमें लैटिन अमेरिका भी ऐड कर लें। तो हम सब जो पिसे हुए जो है कसम पुरसी के आलम में अपनी ज़िंदगियां गुजारते हुए, तो हम सब ग्लोबल साउथ हैं। तो आप इस मुआहदे को भी ग्लोबल नॉर्थ और साउथ के तनाजुर में ही समझेंगे तो समझ में आएगा, वरना ये सवाल इसी तरह आपके अनआंसर्ड आपके दिमाग में पड़े रह जाएंगे। ग्लोबल साउथ के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, वहाँ पे दो बड़े प्लेयर हैं, दो बड़े मेजर प्लेयर हैं ग्लोबल साउथ के, जो ग्लोबल साउथ का विजन उसको इन्विजन कर रहे हैं। उसका विजन जो है वो प्रेस्क्राइब या आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। वो है रशिया और चाइना। चाइना और रशिया खास तौर पे ग्लोबल साउथ, ब्रॉडर एक है जोग्राफिया है, और यूरो एशिया, उसका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव का फ्यूचर जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं, बहुत स्मूथली, बड़ी खामोशी से, जिसके बारे में चाइना ने 4 या 5 इनिशिएटिव भी ऑलरेडी दे दिए हुए हैं। उन इनिशिएटिव्स में एक इनिशिएटिव इस एग्रीमेंट को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है चाइना का ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। 2012 में पहली दफ़ा जो शी जिनपिंग हैं, उन्होंने बॉ इंटरनेशनल फोरम पे एक खिताब करते हुए, लेक्चर देते हुए पहली दफ़ा जो है ये बात की थी। अपना ये जो सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, उसकी बात की थी। और ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव की बात करते हुए उसकी कोर में जो है इंडिविजिबल सिक्योरिटी का लफ्ज़ आया था। पहली दफ़ा ये चीज़ आपको थिंक टैंक्स में, मार्केट, मीडिया मार्केट में आपको ये बात जो है फ्लोट करती हुई दिखाई दी कि इंडिविजिबल सिक्योरिटी क्या है और ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो चाइना जो है वो प्रपोज कर रहा है वो क्या है। इससे पहले वो सिविलाइजेशन के इनिशिएटिव की बात कर चुका हुआ है, इससे पहले वो नया इकोनॉमिक जो है मैकेनिज़्म की बात कर चुका हुआ है, विन विन कॉपरेशन की बात कर चुका हुआ है, इंक्लूसिव गवर्नेंस का इनिशिएटिव दे चुका हुआ है। तो ये जो सिक्योरिटी इनिशिएटिव पहली दफ़ा 2012 में हमारे सामने आया, उसके 6 पॉइंट्स भी थे जो कि इंडिविजिबल सिक्योरिटी पे बेस कर रहे हैं। अब आप इस बात को ध्यान से सुनते जाएंगे तो फिर आपको इन सवालात के जवाब भी मिल जाएंगे कि मुस्लिम उम्मा की नेटो है, या ये ईरान के ख़िलाफ़ है, या अमेरिका की रिप्लेसमेंट है, या सब्स्टिट्यूशन है, या कोई गहरी साजिश है, या ये तीनों ममालिक यहाँ के हेजमान बनने वाले हैं, वगैरह वगैरह। जो भी आपके सवाल हैं बिल्कुल जायज़ होंगे। तो यहाँ से आप इसको समझिए कि ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव चाइना का आता है 2012 में, जिसके वो 6 पॉइंट्स वाज़े तौर पे बताते हैं, जिसके अंदर इंडिविजिबल सिक्योरिटी उसकी रूट में है, उसकी कोर और क्रक्स में है। और वो ये कहते हैं कि हमें दुनिया के अंदर एक ऐसा निज़ाम चाहिए जिसके अंदर जो है वो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी का ख्याल रखा जाए, जिसके अंदर दूसरे मुल्कों के अंदर जाके इंटरनल अफेयर्स जो हैं उनके अंदर मेडलिंग नहीं होनी चाहिए। हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जिसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन मीडिएशन और निगोसिएशन से होना चाहिए। जो बायलैटरल प्रॉब्लम है उनका भी सलूशन इसी तरह होना चाहिए। जो सिक्योरिटी है वो एट द कॉस्ट ऑफ अदर नेशन नहीं होनी चाहिए। किसी भी नेशन को इतना कमज़ोर कर देना या उसका कमज़ोर रह जाना कि बाकी सब उस पर चढ़ाई कर दें,
ये हमारे सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का हिस्सा नहीं है और ये इस तरह बहुत ज़्यादा अरसा चल भी नहीं सकता। तो ये 6 पॉइंट जो हैं ये आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, इनको तफसील से आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, जिनकी बुनियाद में इंडिविजिबल सिक्योरिटी है। अब 2012 से अगर आप चलें तो आपको समझ में आता है कि ये लफ्ज़ आपने बार बार जो है वो सुना होगा, इंडिविजिबल सिक्योरिटी और ग्लोबल साउथ का इंडिजिनस ऑर्गेनिक सिक्योरिटी स्ट्रक्चर। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या दुनिया जो है वो चाइना के इस इनिशिएटिव से पहले लॉलेसनेस उसमें थी, क्या कोई कानून चल ही नहीं रहा था, और अगर कोई कानून था तो वो क्या था? तो फिर जब हम उसके तरफ जाते हैं उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए, तो फिर हमें दूसरी जंग अजीम जो है उसके बाद के इंस्टीट्यूशंस जो अभी तक हम पे हम उनको इस्तेमाल करते हैं, या दुनिया का निज़ाम उन्हीं के हिसाब से चल रहा है, जिनको उर्फ आम में ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं। ये डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि बुनियादी तौर पे इंटरनेशनल रूल बेस्ड गवर्नेंस सिस्टम जो है उसका एक मॉडल लेके आए, जिसके अंदर भी जो है वो सारी बातें अच्छी थी, कानों को भली लगने वाली, कि दुनिया का निज़ाम जो है वो पावर से नहीं कॉपरेशन से होगा, प्रॉस्पेरिटी होगी जो सबके लिए होगी, और रूल के हिसाब से जो है वो दुनिया चलेगी, रूल्स पे दुनिया चलेगी। अब हो गए दूसरी जंग अजीम को बहुत दहाइयाँ गुजर गईं, हमने इन्हीं इंस्टीट्यूशन से बनने वाला रूल बेस्ड गवर्नेंस का सिस्टम भी देखा। हमने ये भी देखा कि ये जो इंस्टीट्यूशंस थे दूसरी जंग अजीम के फातहीन ने मिलकर बना लिए थे, जिसमें हमारा कोई किरदार ही नहीं, बहुत से रीजन का कोई किरदार ही नहीं, कोई से ही नहीं, इवन के यूनाइटेड नेशन में भी नहीं है। वीटो की पावर उनके पास है, वही 4-5 मुल्क हैं जो कि दूसरी जंग अजीम में शामिल भी थे, और उसके उसी के तमाम जो वो पूरी की पूरी पॉलिटिकल खिचड़ी थी उसका हिस्सा थे। और जब वो जंग रुकी तो उन्हीं ममालिक ने मिल बैठ के सोचा कि हमें ही इस दुनिया को चलाने का कोई एक डिज़ाइन बनाना है, तो उन्होंने रूल बेस्ड ऑर्डर बनाया। अब रूल बेस्ड गवर्नेंस सिस्टम जो है वो चलता रहा, उसमें यूरोप जो है आपको एक तरक्की याफ्ता यूरोप, जंगों से बिल्कुल दूर, उसके बाद दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोपियन यूनियन में कोई जंग नाम की चीज़ नहीं है, उन्होंने तो अपनी मिलिट्री भी जो है वो इतना डाउन साइज कर दी है। अमेरिका ख्वाबों की दुनिया बनता हुआ आपने देखा, जापान तरक्की करता हुआ आपने देखा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये तमाम ममालिक जो हैं वो फ्लरिश करते हुए देखे। इनके अंदर आपने इक्तिसादी तरक्की देखी होगी, इसके अंदर आपने साइंस टेक्नोलॉजी या स्टेम जो है उसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा तरक्की देखी होगी। और उसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि ये जो रूल बेस्ड ऑर्डर है ये सर्कल डाउन हो गया है इन्हीं 4-5 ममालिक पे, जिनको आज हम एटलांटिसिस्ट भी कहते हैं अगर इनको थोड़ा सा और नैरो कर ले, या वैसे ग्लोबल नॉर्थ है। तो ये रूल बनाते हैं, फिर अपने ही बनाए हुए रूल्स के हिसाब से पूरी दुनिया को देखते हैं, और फिर उन्हीं रूल्स के हिसाब से पूरी दुनिया को गवर्न करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे यूरोप और अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म जो है वो फैलाना चाहते हैं। जो इनका ह्यूमैनिटी का एक नक्शा है, जो ह्यूमन राइट्स की जो बात है, वो जैसी इनके पास है वो दुनिया पूरी में फैलाना चाहते हैं। जो इनका सिविलाइजेशन होने का कॉन्सेप्ट है वो जैसा इनके पास है वो ये पूरी दुनिया को सिविलाइज्ड करना चाहते हैं। इसमें आपको इन तमाम सालों में ऑप्रेशन दिखाई देती है, आपको सब्जुगेशन दिखाई देती है। अब देख लें कि अगर किसी मुल्क के अंदर कोई गवर्नेंस का डिफरेंट सिस्टम है और वो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी के डिज़ाइन पे नहीं है, तो उसको डेमोक्रेसी, एक तो ये कि उस बात को तसव्वुर नहीं किया जाएगा, उसको समझा नहीं जाएगा, और फिर ये कि उस मुल्क के अंदर इंटरवीन किया जाएगा अपनी तर्ज की डेमोक्रेसी वहाँ पे लाने के लिए। और ये प्रैक्टिस हमने बार 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 देखी है, बार बार देखी है। तो पॉइंट जो है मैं बताना चाह रही हूँ कि जब 2012 में वाओ जो एशियन फोरम है उस पे जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने जो सिक्योरिटी इनिशिएटिव दिया था, इसका मतलब ये नहीं है कि उससे पहले दुनिया के अंदर कोई सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर नहीं था। सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर बिल्कुल मौजूद था, जो कि 5-6 ताकतें, सफेद ताकतें मिल बांट कर उसको चला रही हैं, और उसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं, जिसके अंदर सिक्योरिटी बहुत सब्जेक्टिव है, जिसके अंदर ह्यूमैनिटी बहुत रिलेटिव है, जिसके अंदर जो ट्रू लिबरल डेमोक्रेसी है वो कलर रेवोल्यूशन लाने का, अपनी मर्जी के पपेट जो है वो बनाने का, तो इन सारी चीज़ों में इस्तेमाल होने लगा। तो ये सारी बातें आपको ऑलरेडी हम दुनिया में चूँकि सभी अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है देख रहे हैं, तो इसकी बहुत तफसील में
जाके हम क्या करेंगे। तो यहाँ से अब हम आगे चलते हैं कि जब चाइना का सिक्योरिटी इनिशिएटिव आ जाता है अ, अ, और चाइना इसको स्लोली आगे लेके चल रहा है, और जिस रीजन में हम हैं यानी पाकिस्तान है, बहुत बड़ा रीजन है, ये बहुत ज़्यादा और रीजन से कनेक्टेड है। एक तरफ से सेंट्रल एशिया से कनेक्टेड है, दूसरी तरफ से दरमियान में समंदर होने से कोई इतना बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बहरहाल गल्फ़ भी जो है वो हमसे दूर नहीं है। फिर पूरे का पूरा लवात जो है, उसके बाद अफ्रीका जो है, क्योंकि चाइना के स्फेयर में आ जाता है, तो हम कनेक्टेड हैं बहुत ज़्यादा। जो पॉइंट्स पे तो हम वाया लैंड कनेक्टेड हैं, और अगर हमें सिविलाइजेशनली या कल्चरली देखा जाए तो घूम फिर के हम इन्हीं इलाकों में घूमते रहे हैं, और इन्हीं इलाकों में एम्पायर्स बनती रही हैं, और सारी सिविलाइजेशन जो है वो मिक्स है। आपको हर चीज़ जो है उसके अंदर कहीं ना कोई बात जो है वो एक से दूसरे के साथ मिलती हुई दिखाई दे देगी। तो चाइना जो है वो इस रीजन के अंदर अपना जो फ्यूचर का विजन है, ख़ास तौर पे जो उसके अंदर सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से उसको लेके चलना चाहता है। अब अमेरिका का मसला ये है कि वो चाइना को पीयर कंपेटिटर समझता तो है, लेकिन उसका बिल्कुल भी जो है वो इयादा नहीं करता, उसको तस्लीम नहीं करता, और बरस हा बरस से इसी चीज़ पे काम हो रहा है कि चाइना को किस तरह से कमज़ोर करना है और अगला हेजमॉन नहीं बनना देना है। और वजह क्या है? क्योंकि चाइना उन्हीं ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए बनने वाले रूल बेस्ड ऑर्डर के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। इतना बड़ा ख़तरा है कि उसने उसका ऑल्टरनेट फराहम कर दिया है, और वो उसके ऑल्टरनेट को एक्सपेंड कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ SCO, ब्रिक्स, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बना रहा है। रशिया को उसने साथ मिला लिया है, पूरा रीजन जो है उसने एतमाद में ले लिया है। अब अगर भले उसकी नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी हो, तो उसमें अब चाइना एक ऐसी गले की हड्डी बन गया है मगरिब की, खास तौर पे अमेरिका की, कि अब ये ना उगली जा सकती है ना निगली जा सकती। अब क्या किया जाए? अब चाइना को कमजोर करने के लिए चाइना के सॉफ्ट अंडरबेली जो है उसको नुकसान पहुंचाया। आपको याद होगा कि जब हम पे जो है वो जंग मुसल्लत की गई और ऑपरेशन बनियान और मरसूस में हमने देखा कि हमने किस तरीके से अपनी जो डिटरेंस है उसको इस्टेब्लिश किया। मेरा नहीं ख्याल कि ये सिर्फ मोदी जो है या अजीत डोल जो है या इनके 4-5 लोग जो हैं वो बैठकर उन्होंने डिसाइड किया कि हमें पहलगाम के अंदर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इतने ऑकवर्ड टाइम पे इतने शदीद लूप होल्स के साथ कर लेना चाहिए, और उसके जवाब में हम पाकिस्तान पे उसको प्रिटेंस बना के पाकिस्तान के ऊपर हम हमला करेंगे और एक न्यू नॉर्मल सेट करेंगे। मेरा ख्याल है कि ये इनके दिमाग की इख्तरा नहीं है। आपको याद होगा कि ईरान पे जब अब रिसेंट हमले हुए हैं तो नरेंद्र मोदी जो हैं वो इजराइल गए हुए थे। वहाँ जाके उन्होंने वहाँ पे जो अपनी उनकी ऑकवर्ड किस्म की पपियाँ जपियाँ हैं वो करने के बाद उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो मदरलैंड है और इजराइल फादरलैंड है। तो यकीनन ये मशवरा भी अब्बा जान से ही आया। अब्बा जान ने कहा था कि हम इस रीजन में रहते हुए जब दिल चाहता है मुंह उठा के हम सीरिया पे बम्बार्डमेंट कर लेते हैं, जॉर्डन पे कर लेते हैं, हम लेबनान पे कर लेते हैं, फ़लस्तीन तो खैर वैसे ही हमने वहाँ पे जेनोसाइड कर रहे हैं, तो देखिए हमें कोई नहीं पूछता। हम एक ही बात वेस्टर्न मीडिया को बताते हैं, वो पैरट्स की तरह, वो तोते की तरह वो उसको गाना गाने शुरू कर देते हैं, दहशतगर्दों पे हमला, दहशतगर्दों के हमला। तो आप जो हैं क्यों इतने हिचकिचा रहे हैं, झिझक रहे हैं? क्योंकि दो ही तो यहाँ पे लिंचपिन्स हैं जो आंखों में चुभ रही हैं, एक ईरान और एक पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो है उसको किस तरीके से एक न्यू नॉर्मल सेट करके कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए इंडिया को जो है वो कलेट्रल बनाया गया, जिसपे मुझे बाज़ औक़ात हंसी भी आती है कि बहुत से लोग कहते हैं जी कि ट्रंप इंडिया का इतना, मोदी का मजाक उड़ाते हैं, इंडिया का इतना मजाक उड़ाते हैं, वो आगे से जवाब क्यों नहीं देता। अब वो मोदी बेचारा क्या जवाब दे? वो क्या कहे कि जी आपके ही तो, आपसे मेरी मुराद डायरेक्ट ट्रंप नहीं है, लेकिन बहरहाल वहीं से कहीं उन्हीं के आशीर्वाद से तो मैंने ये काम किया था। तो आपने जब बीच चौराहे में मुझे छोड़ भी दिया, मैं एक्सपोज भी हुआ, मेरे क्या प्रॉब्लम्स हैं वो भी एक्सपोज हुए, मेरी मिलिट्री के क्या मसाइल हैं, मेरे जनरल्स चीखते रहे कि हम वॉर रेडी नहीं है, वॉर रेडीनेस नहीं है, तो ये सब कुछ हुआ भी, तो उसके बाद भी मजाक भी मेरा उड़ रहा है। तो मेरी रीडिंग इससे मुख्तलिफ है। आपको शायद ये ना सुनने में कहीं मिले, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत मुख्तलिफ है इससे। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये प्लान था और इसमें सिर्फ इंडिया शामिल नहीं था, और इंडिया से ये कहा गया था कि ये दहशतगर्दी का बहाना लेके किसी भी सॉवरन कंट्री के ऊपर कभी भी उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वायलेट किया जा सकता है,
और तुम भी खुले दिल के साथ ये कर दो, बस एक छोटा सा तुम्हें एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना है, वो करो और उसके बाद पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ो। अब जंग करना जो है वो एक तरफ है, उसके बाद का आउटकम जो है वो बाज़-औक़ात कंट्रोल में नहीं रहता। तो एक ऐसा मुल्क जिसके कहाँ पाकिस्तान रॉकेट फोर्सेस बना के बैठा हुआ है, कहाँ पाकिस्तान थिएटर जो है वो कोलैबोरेशन के साथ चाइना के साथ एक्सरसाइजेस कर रहा है, कहाँ हमारा पिछला 50 साल का जो है वो अमेरिका के साथ डील करने का, इवन उसकी वॉर ऑन टेरर का तजर्बा, कहाँ हमारा जो मिलिट्री का इक्विपमेंट है उसका लेवल और हमारी रेडीनेस, और कहाँ वो इंडियन आर्मी जो अपने मुंह से कह रही हैं कि यहाँ पे अडानी और अंबानी जो हैं उनके पास जो हार्डवेयर है, मिलिट्री हार्डवेयर के ठेके आते हैं, हमें टाइम पे चीज़ें नहीं मिलती हैं, हमारे पास, हम रेडी नहीं हैं, जंग हम लंबा अरसा कर नहीं सकते हैं, स्ट्रेटेजिक जो है वो प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल विल तो बिलो ज़ीरो थी। कहाँ राहुल गांधी जो है वो चीख चीख के सवाल पूछ रहा था। तो पहले एक दिन जो है वो अटैक किया हमारे यहाँ पे मसाजिद के ऊपर, और जो मसाजिद हैं हमारी, यकीनन उनके साथ जो है एक छोटा सा घर होता है जिसमें मौलवी साहब, उनकी फैमिली, तो वहाँ बच्चे, उनकी फैमिली, हमारे ऊपर अटैक करने के बाद अगले ही दिन जो है हाथ खड़े कर लिए। जब हमने जवाबी कार्रवाई की तो फिर जो पीछे जो बैक स्टॉप पे जो थे, जो मशवरा देने वाले थे, उनके रोंगटे खड़े हो गए। उनको फिर ये समझ में आया कि हमसे बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन हो गई है। लेकिन इस मिसकैलकुलेशन में उनको इंडिया का साथ देना चाहिए था, सामने आना चाहिए था, मान जाना चाहिए था, एटलीस्ट उसको ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहिए था बार बार। लेकिन बहरहाल मिडल ईस्टर्न कंट्रीज बीच में शामिल हुए और हमसे कहा गया कि अब बस करिए। हमने कहा जी कोई मसला नहीं है, ना हमने जंग शुरू की थी, हमने जो एग्जिबिट करना था, हमने जिस चीज़ का मुजाहरा करना था वो हमने कर दिया। तो आप ताने बाने देखिए किस तरह से कि पहले हम पे एक ट्रायल जो है वो करवाया जाता है और जिसका जवाब सुनने के बाद ये देखा जाता है कि ये तो मुमकिन नहीं है, तो फिर अगला टारगेट जो है वो ईरान है, तो फिर उसके ऊपर जो है वो हमला शुरू हो जाते हैं। उसके ऊपर भी जो है काइनेटिक अटैक करने के बाद पता चलता है कि दाल यहाँ भी गल नहीं रही। जो कॉम्बैट रेडीनेस है वो उनकी भी बहुत ज़्यादा है, और वो मिसाइल सिटी जो हैं अपनी पहाड़ों के अंदर इतने डीप बना के बैठे हुए हैं कि कोई किसी किस्म की बम्बार्डमेंट उनका कोई नुकसान ही नहीं कर रही है, उन पर कोई फ़र्क ही नहीं डाल रही। और डिप्लोमेटिकली और इवन मिलिटरीली उनको सपोर्ट मिल रही है चाइना और रशिया से। तो फिर आपको ये आज का केओस नज़र आता है कि हम ये कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, ट्रंप हमला करेंगे, ट्रंप हमला नहीं करेंगे, अब पता नहीं ट्रंप कल क्या करेंगे। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ट्रंप जो है उनको मजबूर कर दिया जाएगा किसी बड़े हमले के लिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या उसके बाद भी उनके ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे, जो कि असल में ऑब्जेक्टिव इसराइल के हैं, जो हमारे मामले में जो है वो इंडिया से करवाने की कोशिश की गई और उसको कुल जहान में जलील और ख्वार करवा दिया गया। और ईरान के मामले में तो वो खुल के सामने आ गया कि जी ये मेरे ऑब्जेक्टिव हैं, आप इनको देखिए और करिए। और ये सारे ऑब्जेक्टिव कोलाइड हो रहे हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं मर्ज हो जाते हैं अमेरिका के ऑब्जेक्टिव के साथ। और अमेरिका के ऑब्जेक्टिव क्या हैं? इस रीजन के अंदर चाइना को कमज़ोर करना, कंटेन करना, और बाकी पूरा रीजन उसका कलेटरल बना देना। सो आई एम नॉट सेइंग कि जो पागलपन इंडिया ने हमारे मामले में किया था उसमें कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मगरिब के किसी मुल्क की थी, लेकिन मेरी पूरी अंडरस्टैंडिंग है कि इजराइल उसके अंदर बाकायदा इन्वॉल्व था। तो अब आज आप देखिए कि इस रीजन के अंदर ईरान पे अटैक के बाद और ईरान के रिटेलिएटरी अटैक्स के बाद जब गल्फ ने इस बात को पूरे को एक्सपीरियंस कर लिया है कि हमारी सिक्योरिटी जो है वो बहुत शदीद ख़तरे में है, और हमें हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड है वो अपनी सिक्योरिटी के लिए उसको लाले पड़े हुए हैं, तो वहाँ पे फिर आ जाता है चाइना का सिक्योरिटी इनिशिएटिव। और वो सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो है वो बिल्कुल उन्हीं लाइंस पे है, वो ग्राउंड फ्राहम करता है जो कि ये जो आपको अभी का दिफाई मंसूबा जो है पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया का दिखाई देता है, जिसके अंदर भी जितनी इन्फॉर्मेशन जो है वो बाहर आई है उसमें भी यही बात हो रही है, जो कि इंडिविजिबल सिक्योरिटी के 6 पैरामीटर जो हैं सिक्योरिटी इनिशिएटिव के हैं। रजब तैयब अर्दोगान ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखा है कि ये जो दिफाई जो पैक्ट है ये किसी के अगेंस्ट नहीं है, ये यूनाइटेड नेशन के चार्टर्स के अंडर काम करेगा और ये खित्ते में दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ है। जो प्रेशर हमारे पास आया है उसमें
तो बताया ही गया है कि ये मुस्लिम नेटो नहीं है, इसके अंदर इसको एक्सपैंड किया जा सकता है, बहुत से और ममालिक इसका हिस्सा बन सकते हैं और ये रीजनल प्रॉब्लम का सलूशन जो है मीडिएशन से जो है वो करने के बारे में सोच रहा है और ये सिर्फ डिटरेंस के लिए है। तो अब अगर आप इन सारों को मिला दें, जितनी भी इंफॉर्मेशन इस जो दिफाई मंसूबा है उससे, एग्रीमेंट है उससे हमें मिल रही है, तो आपको ये लगेगा कि ये बिल्कुल वही 6 पॉइंट्स हैं जो चाइना के सिक्योरिटी इनिशिएटिव के हैं। तो यहाँ आपके दिमाग के तमाम सवालात जो हैं उनको उनका आंसर मिल जाना चाहिए। ए, अगर ये चाइना के सिक्योरिटी इनिशिएटिव पे बेस करते हैं और जो बातें सामने आ रही हैं वो वन ऑन वन मैप हो सकती हैं जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का जो सिक्योरिटी इनिशिएटिव का जो एक लेक्चर था जो बाद में बहुत दफ़ा कोट भी हुआ, ये वन ऑन वन उन 6 पॉइंट्स पे मैप हो सकती हैं जो ये तीनों ममालिक कह रहे हैं। एक सवाल का जवाब तो बिल्कुल नलिफाई हो जाता है कि दिस इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूशन फॉर द हेजमॉन इन द एब्सेंस ऑफ हेजमॉन। अगेन सब्स्टिट्यूट आप करते ही तब तो एक सवाल का जवाब तो मिल गया। अमेरिका अड्डे छोड़कर जा रहा है तो इन 3 ममालिक को एक बड़ी गंभीर और गहरी दिल जो है वो जिम्मेदारी दे के जा रहा है, गंभीर और गहरी जिम्मेदारी दे के जा रहा है चाइना के सिक्योरिटी इनिशिएटिव पे बेस करती हुई। इसमें तो कहीं भी आपको इंटरनेशनल और ग्लोबल गवर्नेंस और रूल बेस्ड ऑर्डर की झलक भी इनकी गुफ्तगू में आपको इवन रिटोरिक में भी दिखाई नहीं दी। तो ये 2 पैरेलल सिस्टम हैं। रूल बेस्ड ऑर्डर की बात आपको इन तीनों ममालिक, तीनों के वहां पे जो रिप्रेजेंटेटिव थे, तीनों के जो प्रेस रिलीज हैं, कहीं पे दिखाई नहीं देती। प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल जो है कहीं पे नहीं है, गवर्नेंस जो है और इंटरवीन करना जो है कहीं पे भी नहीं है। ये वन ऑन वन मैं आपसे कह रही हूँ कि मैप हो सकते हैं चाइनीज फ्यूचर विजन जो इस रीजन का है, जो कि और उस विजन के अंदर जो 4 पॉइंटों में से एक पॉइंट है सिक्योरिटी इनिशिएटिव का। सो ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है। ईरान के अगेंस्ट जो है ये बनाया गया है सुन्नी इत्तेहाद। फ्यूचर में ईरान इसके अंदर शामिल हो सकता है क्योंकि इसके अंदर सऊदी अरेबिया का रिप्रोचमा ऑलरेडी ईरान से हो गया हुआ है और स्टेट ऑफ हुर्मुज ओमान और ईरान ने मिलकर संभाल लेनी है और गल्फ कंट्रीज का सारा सामान, सारा माल जो है वो यहीं से निकलना है और ईरान जो है खुले दिल के साथ, जिम्मेदारी के साथ स्टेट ऑफ हुर्मुज की सिक्योरिटी संभालेगा। गल्फ के कंट्रीज को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और पाकिस्तान घुटने घुटने इस वॉर की मीडिएशन में जो है वो ईरान के साथ इन्वॉल्व है। दूसरा पार्टनर जो है तुर्की जो है वो ड्रोन बनाने के कुछ मंसूबे हैं और कुछ सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस है, उसके मंसूबे ईरान के साथ बना रहा है, जिसके पास अभी हमारे पास कोई हतमी रिपोर्ट नहीं है, खबरों में बहरहाल मौजूद है। तो ये ईरान के अगेंस्ट भी नहीं है, ये ईरान इसके अंदर शामिल हो सकता है। अब ये सारे अब इसके अंदर इजिप्ट शामिल हो सकता है, इसमें कतर और कुवैत शामिल होने की बात कर रहे हैं, इसमें इवन सोमालिया शामिल हो सकता है। आप कहेंगे सोमालिया कैसे शामिल हो सकता है? भाई हमने रिसेंटली सोमालिया के साथ एक दिफाई मंसूबा भी साइन किया है। अच्छा, ये मंसूबों के बारे में आप कंफ्यूज मत होइएगा। कुछ मंसूबे पाकिस्तान बायलैटरली कर रहा है, वो सिर्फ डिफेंस प्रोडक्शन के हैं, ट्रेनिंग के हैं, जो महारत है उसके एक्सचेंज के हैं या खरीदो फरोख्त के हैं। उनको आप दिफाई मंसूबे वो नहीं समझ सकते कि जिसमें हम हमला की सूरत में किसी के पास पहुंच जाएंगे। हमारा जो कतर के साथ मंसूबा है वो भी डिफेंस प्रोडक्शन और जो हमारी जो एक्सचेंज प्रोग्राम है जिसमें ट्रेनिंग है वो शामिल है और वो रिवाइज हुआ है, वो पहली दफ़ा नहीं हुआ है। उसको भी लोग जो हैं वो मिसकोट कर रहे हैं। सोमालिया के साथ भी हमारा इसी तरह का हुआ है। अब सोमालिया के साथ इस तरह का मंसूबा बनाने की हमें क्या ज़रूरत थी, उसकी वजह जो है एक किसी और प्रोग्राम में मैं बहुत तफसील से आपको बताऊंगी कि सोमाली लैंड जो है वो इजराइल और यूएई रिकग्नाइज़ करवा रहे हैं और उसको रिकग्नाइज़ करवाने के बाद उसकी जो कोस्ट है उसको एज अ चोक पॉइंट यूज़ करना चाह रहे हैं और यूएई और इजराइल जो है वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि जी सोमाली लैंड जैसा मुल्क बन जाए और अक़वाम मुत्तहिदा उसको रिकग्नाइज़ कर ले वगैरह वगैरह। तो हम उनसे थोड़े से काफ़ी स्टेप आगे हैं, हमने सोमालिया को के साथ जो है वो दिफाई मंसूबे भी करने शुरू कर दिए। फिर अगला सवाल ये है कि जी अगर यमनी होसी जो हैं उन पे वो सऊदी अरेबिया पे हमला कर देते हैं तो क्या पाकिस्तान जाके यमनियों पे हमला कर देगा? जो मेरे पास मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसमें ये है कि यमनियों से ऑलरेडी हम बातचीत शुरू कर चुके हुए हैं और हम उसका हल भी मीडिएशन से करने वाले हैं। तो लिहाजा जो आपके
एब्रप्ट और पैनिक और बहुत जस्टिफाइड लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस का आंसर आप कभी भी नहीं दे सकते हैं जब तक आप इस पूरे रीजन को चाइना के फ्यूचर विजन के हिसाब से नहीं समझेंगे। वहां पे आपको कुछ पंडित ये भी बताते हुए दिखाई देंगे जी चाइना तो किसी की मदद के लिए नहीं आता, चाइना की तो नॉन इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी है, चाइना को ज़रूरत नहीं है घोड़े पे बैठ के जो है वो हाथ में तलवार पकड़ के मदद पे आने के लिए। चाइना एक ऐसी सिविलाइजेशन है, वो ग्लोबल साउथ की या पूरी दुनिया की तकदीर बदलने के लिए मंसूबाबंदी कर रहे हैं। उनको ज़रूरत नहीं है कि वो आपको सामने नज़र आए, लेकिन ये ब्रेन चाइल्ड उन्हीं का है और इसमें हैपहैज़र्ड उजलत से आपको रिजल्ट जो हैं वो नहीं दिखाई दें। ये काम बहुत स्लो है, ये बहुत सटल तरीके से होगा और इसी रीजन के जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने अपना एक इंडिजिनस रीजनल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बनाया है, इसी में इनकी बचत है। अपने मसाइल को हम खुद बायलैटरल भी हल करेंगे और जो हमारे पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं जो कि बायलैटरली हल नहीं हो रहे उनके अंदर मीडिएशन करवाई जाएगी। ये सारी मुसीबतें ख़त्म होंगी तो हमारी इक्तिसादी तरक्की हो सकती है, वरना हम जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रहेंगे और IMF के कर्जे हम लेते रहेंगे। लेकिन अगेन ये बहुत स्लो प्रोसेस है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए और ये प्रोसेस पेनफुल भी हो सकता है। और ये जो रिसेंट मुआहदा है इसको आप इसी तनाजुर में देखिए जिसका कि पाकिस्तान फोर रनर है और पाकिस्तान जो है वो मीडिएशन की कोशिशें भी ईरान के और इजराइल जो US की सुलह कराने की कोशिशें हो रही हैं या जंग रुकवाने की, वो भी इसीलिए हो रही हैं कि वो एक चैप्टर है इस पूरी किताब का जो कि इस रीजन के लिए लिखा जा रहा है। अब इसके अंदर कुछ आउटलायर्स हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत आने वाली है, जिसमें से एक इंडिया है, किसी हद तक UAE हो सकता है और इजराइल है। अब ये तीनों जो हैं वो एक ही लाइन को टो करते हैं। ये तीनों जो हैं ईरान जो है उसको एक सिंगल पीस में नहीं देखना चाहते हैं। ये तीनों जो हैं इस पूरे रीजन के अंदर टेररिज्म कराते हैं, उसके फाइनेंसियर हैं। मुल्कों के अंदर जहाँ जहाँ जो टेररिस्ट आउटफिट हैं उनकी फंडिंग जो है उनकी जो माहाना तनख्वाह है वो इनके ज़िम्मे लगी हुई है। जैसे कि रेंटेड टेररिस्ट हमारे अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल रजब तैयब अर्दोग़ान ने दुरुस्त फरमाया है अपने जो है सोशल मीडिया के ऊपर कि दर हकीकत आप इसको समझ रहे हैं कि ये तो उन्होंने नहीं कहा, मैं पैराफ्रेज कर रही हूँ, कि आपका ये ख्याल है कि ये कोई पैक्ट बन गया है तो अब कोई जंग होने वाली है। नहीं 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 नहीं, ये इंटरनेशनल जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है जिसके अंदर कवानीन हैं जिन पे कभी अमल नहीं हुआ क्योंकि ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस ने रूल बेस्ड ऑर्डर बना लिए थे और रूल अब हर जगह पे तब्दील करते रहते थे। तो उनका ये कहना है कि जनाब ये दहशत गर्दों से मुकाबला करने के लिए बनाया गया है और हमारे इस खित्ते के अंदर दहशत गर्द मैंने आपको गिनवा दिए हैं, लिहाजा बाकी सारे जो दहशत गर्द नहीं है और दहशत गर्दी की जद में हैं, जैसे पाकिस्तान है, जैसे ईरान है, जैसे सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया है, जैसे कि गल्फ़ के बाकी ममालिक हैं, जैसे कि सीरिया है, जैसे कि लेबनान है, जैसे कि जॉर्डन है, जैसे इजिप्ट है और लैटिन अमेरिका आप देख लें, आप इधर से और अफ्रीका के मुल्कों के नाम लेने लगी तो जाहिर है वो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। कहाँ कहाँ पे दहशत गर्दी से और नॉन स्टेट एक्टर्स से कितनी आग लगाई हुई है। तो ये जो एक ट्रियो बनाया गया है ये उस आग को बुझाने के लिए बनाया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो आपके दिमाग में सवालात जन्म ले रहे होंगे, एटलीस्ट उन्होंने एक रास्ता ज़रूर चुन लिया होगा कि इसके जवाबात कहाँ से मिलेंगे। अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा को इजाज़त दीजिए। खुश रहिए। खुदा हाफिज़।